हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं इकोनॉमिक बॉटनी एंड ह्यूमन वेलफेयर के बारे में, तो हम लोगों ने देखा कि किस टाइप से बॉटनी है, किस टाइप से मतलब जो प्लांट किंगडम है वो हमारे लिए इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट रहेगा। उसी के साथ में हम लोग कमर्शियल पर्पज से भी इसका यूज़ किया करते हैं और उसी के साथ में हमारी लाइफ है वो पूरी की पूरी प्लांट किंगडम पे डिपेंडेंट है। हम प्लांट्स के बिना हमारी लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते। तो ह्यूमन वेलफेयर है वो प्लांट किंगडम से पूरा पूरा अटैच्ड है। उसके साथ में हम लोग बात किए कि किन सारे प्लांट्स में हमें ईडिएबल चीज़ें मिलती है। ऑयल प्रोड्यूसिंग प्लांट्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। उसी के साथ में हम लोगों ने स्पाइसेस देखे, मेडिसिन देखी और हमने फाइबर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स के बारे में स्टडी की। आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं बायो एनर्जी के बारे में। तो जो बायो एनर्जी है, बायो एनर्जी नाम से समझ में आ रहा होगा आपको कि जो लिविंग थिंग्स हैं उनसे हमें जो एनर्जी मिलने वाली है उसको हम क्या कहते हैं, बायो एनर्जी कहते हैं। और जो लिविंग थिंग्स से हमें एनर्जी मिल रही है, जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस से हमें एनर्जी मिल रही है, उस ऑर्गेनिक सब्सटेंस का प्रोडक्शन है वो कैसे होता है, प्लांट्स के थ्रू ही होता है। क्योंकि हम बोलते हैं कि जो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है उसको सनलाइट कहा जाता है और सनलाइट है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी है वो केवल और केवल प्लांट्स में होगी, हम में नहीं है। हम में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि हम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को मार्केट से खरीद के लेके आए और उससे हम लोग सनलाइट तो हमें भी मिल रही है तो सनलाइट को हम डायरेक्ट एब्जॉर्ब करके हम ऑर्गेनिक सब्सटेंस बना लें। हम लोगों ने देखा फोटोसिंथेसिस में कि फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स की लीफ में कितने सारे साइकिल्स हमें पढ़ने के लिए मिलते हैं। वो सारे के सारे साइकिल्स हैं वो उसमें परफॉर्म होते हैं तभी तो हमें पढ़ने के लिए मिलते हैं। तो इतना सारा मेहनत करने के बाद में प्लांट्स है वो हमारे लिए फूड का फॉर्मेशन करते हैं और उसी फूड और उसी ऑक्सीजन से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो यहाँ पे हम जो बायो एनर्जी की बात करने वाले हैं उस बायो एनर्जी में देखिए कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन इज इक्विवेलेंट टू कंजप्शन ऑफ एनर्जी। सारे के सारे जो नेशनल है मतलब जो हम टोटल निकाले हैं नेशनल प्रोडक्टिविटी की, वो प्रोडक्टिविटी है किसके इक्विवेलेंट रहेगी, कंजप्शन ऑफ एनर्जी की। मतलब कि वहाँ पे कितनी सारी चीज़ें जो अवेलेबल है जिनसे हमें एनर्जी मिल सकती है और हम हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन इज इक्विवेलेंट टू कंजप्शन ऑफ एनर्जी। अब हम बात करेंगे एनर्जी कंजप्शन। तो एनर्जी कंजप्शन है वो आपकी बुक में दो टाइप का दे रखा है, तो वो दो टाइप का एनर्जी कंजप्शन क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड तक इसको पढ़ रखा है तो आप लोगों के लिए चीज़ हार्ड नहीं होगी। तो यहाँ पे देखिए 82% फ्रॉम नॉन रिन्यूएबल सोर्स। नॉन रिन्यूएबल का मतलब हो गया जिसको रिन्यू नहीं किया जा सकता। आप लोग सीधा इसको समझते हैं कि जो चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे मतलब जो लिमिटेड है और इनको हम रिन्यू नहीं कर सकते। तो 82% चीज़ें हम लोग ऐसी यूज़ करते हैं। उसी के साथ में हम लोग 18% जो यूज़ कर रहे हैं वो क्या है, रिन्यूएबल, जिसको हम वापस रिन्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो 82% नॉन रिन्यूएबल है उसमें हम 76 बात करेंगे, 76% हम लोग बात करेंगे फॉसिल फ्यूल के बारे में। तो फॉसिल फ्यूल जिसको हम वापस रिन्यू नहीं कर सकते और फॉसिल फ्यूल में आप लोगों ने पेट्रोलियम और कोयल जैसे एग्जाम्पल देखे हैं। जो फॉसिल्स है वो काफ़ी टाइम पहले, ठीक है, हमारे जमीन में धस चुकी थी, उसी से हमें क्या मिल रहे हैं, ये फॉसिल फ्यूल्स मिल रहे हैं। उसी के साथ हम बात करें 6% न्यूक्लियर एनर्जी सोर्स के रूप में, ठीक है। तो आप लोगों को ये परसेंटेज है वो थोड़ा सा ध्यान में रखना है। उसी के साथ में नॉन रिन्यूएबल सोर्स का आपको डेफिनेशन भी दे रखा है, तो वो डेफिनेशन भी आप पढ़ सकते हैं। सोर्स ऑफ एनर्जी हुज क्वांटिटी इज फिक्स्ड। ऐसी सोर्स ऑफ एनर्जी जिसकी क्वांटिटी क्या है, फिक्स्ड है, एंड इट इज रिड्यूस्ड विथ इट्स कंजप्शन। और ये इसके यूज के साथ, इसके कंजप्शन के साथ साथ क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो आप लोगों को ये डेफिनेशन ध्यान में रखनी है। सो वन डे दे कम्प्लीटली कंज्यूम्ड, और एक दिन ऐसा आएगा कि कम्प्लीटली क्या हो जाएंगे, यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारी किस में रहेगी, नॉन रिन्यूएबल सोर्स के अंदर। इसमें एग्जाम्पल मैंने लिखा है पेट्रोलियम और कोयल। उसके बाद हम बात करते हैं रिन्यूएबल के बारे में। तो रिन्यूएबल के बारे में हम बात करते हैं कि 11% किससे मिल रहा है, बायोमास से मिल रहा है, और इसी बायोमास से जनरेट होने वाली एनर्जी उसको क्या कहा जाता है, बायो एनर्जी कहा जाता है। तो हम लोग का जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, बायो एनर्जी टॉपिक रहेगा। और 7% है यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जियोथर्मल, सोलर एंड विंड एनर्जी। इसके बारे में आप लोगों ने फिजिक्स में बहुत डिटेल में स्टडी कर रखा है, तो हम लोग इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। हम लोग जस्ट बायोमास के बारे में डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। तो यहाँ पे देखिए सोर्स ऑफ एनर्जी विच आर रीजनरेटेड एंड नॉन रिड्यूस्ड विथ इट्स कंजप्शन।
मतलब कि इसके कंजप्शन के साथ में खत्म नहीं होगी और हम इन सोर्सेज को क्या कर सकते हैं, वापस रीजनरेट भी कर सकते हैं। तो आप लोगों को ये डेफिनेशन भी ध्यान में रखनी है, साथ में एग्जांपल ध्यान में रखना चाहो तो सोलर, विंड एंड बायो एनर्जी के फॉर्म में तुम लोग एग्जांपल से भी ध्यान में रख सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं कि यूजफुल फीचर्स ऑफ बायो एनर्जी। कि बायो एनर्जी के यूजफुल फीचर्स क्या है, उससे पहले हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि बायो एनर्जी की डेफिनेशन क्या है। तो बायो एनर्जी की जो डेफिनेशन है वो यहाँ पे देखिए कि बायो एनर्जी किसको कह रहे हैं, द एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोमास। इतना सा आपके लिए सफिशिएंट है जानना कि जो एनर्जी हमें बायोमास से ऑब्टेन्ड हो रही है उसी को हम क्या बोलते हैं, बायो एनर्जी बोलते हैं। अब भाई ये बायोमास क्या है, तो बायोमास के लिए आपको ध्यान में रखना पड़ेगा द ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय द इंटायर लिविंग वर्ल्ड कैन बी कॉल्ड बायोमास। तो बायोमास में आप लोगों को ध्यान में रखना है कि जितने भी लिविंग थिंग्स है वो क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रहे हैं। उसी ऑर्गेनिक सब्सटेंस के फॉर्मेशन से हमें जो एनर्जी मिल रही है तो वो बायो एनर्जी है, और जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, बायोमास बोलते हैं। और बायोमास है वो हमें इजीली अवेलेबल हो जाता है क्योंकि हम कह रहे हैं कि बायोमास है ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्लांट्स ने बनाए, उन्हीं प्लांट्स के थ्रू हम लोगों ने भी उस चीज़ को खाया, ठीक है। जो प्राइमरी कंज्यूमर होता है, सेकेंडरी कंज्यूमर होता है, टर्सरी कंज्यूमर हो गया, या हम बोल सकते हैं कि हेर्बिवोरस हो गए, जो कार्निवोरस हो गए, ठीक है, ओमनिवोरस हो गई। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं वो डिपेंड तो किस पे कर रही है, प्लांट्स पे तो डिपेंड कर रही है। तो प्लांट से ये अपने अंदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस को ले रही है, तो हम बोल सकते हैं कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम लोग भी क्या है, बायोमास के ही सोर्सेज हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि ये जो सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये जो बायोमास बनता है वो किसके प्रोसेस के थ्रू सिंथेसाइज्ड हो रहा है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू हो रहा है। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे देखते हैं ये यूजफुल फीचर्स ऑफ बायो एनर्जी। तो बायो एनर्जी में मैंने लिखा है बायो एनर्जी इज चीपर, मतलब बहुत ही ज़्यादा सस्ती होती है, रिन्यूएबल, हम इजीली उसको बना सकते हैं, एंड कैन बी रेगुलरली जनरेटेड एट लोकल एरिया। जो भी लोकल एरिया है यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको वापस रीजनरेट कर सकते हैं। उसके लिए हमें बहुत बड़ी कोई इंडस्ट्री या बहुत बड़ी कोई मतलब सिटी की ज़रूरत नहीं है कि भाई ये तो फलाना इसी सिटी में यहाँ पे काम होने वाला है कि भाई दिल्ली जयपुर जाना पड़ेगा इस काम को करने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोकल एरिया पे भी बायो एनर्जी उसको जनरेट कर सकते हैं, इवन हमारे घर में भी कर सकते हैं। तो घर में किस तरह से, कि आप लोगों ने बहुत सारे वीडियोज़ में हमारे गाय की आवाज़ देखी होगी, तो हमारे घर में गाय रखते हैं, सबके घर में जो विलेज एरियाज होते हैं तो वहाँ पे आपको इस टाइप से एनिमल्स है वो मिल जाते हैं। तो जो काऊ डंग होता है उस काऊ डंग से बायोगैस बनाई जाती है, ठीक है। उसके साथ में हम बात करें कि हम हमारे घर से ही बात करते हैं, जिन घरों में गाय वगैरह नहीं रखते तो उन घर में क्या होता है कि हम जो कचरा है, किचन में जो कचरा निकलता है उस कचरे में भी बहुत सारे ऑर्गेनिक सब्सटेंस है वो हम निकालते हैं, जो मतलब खाद वगैरह बनाने के लिए, मैन्योर वगैरह बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी चाहिए, ठीक है। तो इस टाइप से आप देखिए कि लोकल एरिया पे भी ये चीज़ें हैं वो हमें इजीली अवेलेबल हो जाती है। हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे बायोगैस के बारे में। तो बायोगैस में हम लोग देखेंगे कि लेस पॉल्यूशन है वो इस गैस से बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। उसी के साथ में CO2 और SO2 का प्रोडक्शन भी क्या होगा, लेस होगा। हम लोग देखते हैं कि ताजमहल है, तो ताजमहल का जो मार्बल है वो मतलब ब्लैक होता जा रहा है, किसके कारण, क्योंकि वहाँ पे जो मथुरा जो पास में इंडस्ट्रियल एरियाज हैं तो उससे क्या निकलता है, SO2 CO2 है वो बहुत ज़्यादा निकलता है, तो उसके निकलने के कारण वहाँ का मार्बल है वो क्या हो रहा है, खराब हो रहा है। तो हमें यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे जो बायो रिसोर्सेज है, तो बायो रिसोर्सेज जो एनर्जी मिल रही है उस एनर्जी से हमें CO2 और SO2 की मात्रा है वो बहुत ही कम देखने के लिए मिलेगी। तो यहाँ पे पॉल्यूशन भी है वो बहुत ही कम होगा। फिर मैंने कहा रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल, इसके लिए जो भी रॉ मटेरियल रहा, मैंने कहा घर का कचरा भी हो सकता है। तो घर के कचरे में हम लोग बात कर रहे हैं कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस, प्लांट्स का बहुत सारा ऐसा कचरा होता है, हम लोग फ्रूट्स खा लेते हैं, फ्रूट्स का कचरा है वो भी क्या है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। तो इस टाइप से क्या है कि रॉ मटेरियल है वो भी इजीली अवेलेबल होता है, और अवेलेबिलिटी विल नेवर बिकम जीरो। भाई साहब यहाँ पे इसकी अवेलेबिलिटी है वो कभी भी जीरो नहीं होनी। तो इस टाइप से आप लोगों को ये फीचर्स है वो बायो एनर्जी के ध्यान में रखना है। उसके बाद हम बात करेंगे सोर्सेज ऑफ बायो एनर्जी। तो बायो एनर्जी का जो सोर्स है उसके लिए मेजरली हमें किसके बारे में बात करनी है, बायोमास के बारे में ही डिस्कस करना है। लेकिन आप लोगों की जो बुक में है ये बायोमास को ही यहाँ पे और
हिस्सों में भी डिवाइड किया हुआ है, तो हम लोग इन्हीं को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले है बायोमास, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी, फायरवुड जो हम जलाने के लिए लकड़ी यूज करते हैं, फिर बायोगैस जो मैंने कहा काऊ डंग से बायोगैस बनाई जाएगी, उसके लिए हम लोग यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन है वो भी पढ़ेंगे। उसके साथ में हम बायोडीजल के बारे में बात करेंगे, डीजल है वो भी यहाँ से मिलेगा। उस डीजल्स को लेने के लिए यहाँ पे वेजिटेबल फैटी एसिड्स यूज करने पड़ेंगे और उसी के साथ में पेट्रो प्लांट्स, तो इनसे क्या मिलेगा, बायोडीजल मिलेगा। उसके साथ में हम बात करेंगे एथेनॉल फ्रॉम स्टार्च एंड लिग्नो सेल्यूलोज, एंड देन हम लोग बात करेंगे यहाँ पे एल्गल हाइड्रोजन फैक्ट्री। तो यहाँ पे ये चीजें सारी की सारी हम लोगों को स्टडी करनी है और उसी के साथ में हमारा शायद ये वाला जो टॉपिक रहेगा वो शायद 2 या 3 वीडियोस में यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो ये 2 से 3 वीडियो है वो हम जल्दी से जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे ताकि हमारी ये यूनिट है वो भी कंप्लीट हो जाए। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और घर पे सुरक्षित रहिए। थैंक यू।